नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। दोस्तों, आज का सवाल बिल्कुल सीधा है, लेकिन सत्ता के गलियारों में बेचैनी पैदा करने वाला है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक सियासी सच्चाई बन चुके हैं, और क्या वो उस जगह पर खड़े हो रहे हैं जहां कभी बड़े सेकुलर दलों का हक हुआ करता था, वो दावा किया करते थे। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार नहीं, दो बार लगातार कहा गया कि वो ऐसी वोट कटवा हैं, बीजेपी की बी टीम है, सीमांचल से बाहर चलेंगे नहीं। लेकिन सवाल यह बना रहा कि अगर कोई पार्टी लगातार 2 विधानसभा चुनाव में सीटें जीत रही हो तो क्या सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी होती है या फिर वोट बनाने वाली ताकत? आज की अपनी हम इस चर्चा में यही आपको बताएंगे कि कैसे बिहार, महाराष्ट्र और अब उत्तर प्रदेश असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपनी धमक बना रहे हैं और कैसे वो मुसलमानों के बीच में एक फायर ब्रांड नेता, कैसे मुसलमानों के बीच में वो पहली पसंद बनने की कोशिश में है। बिहार के सीमांचल में एआईएमआईएम ने वही किया जो राजद और कांग्रेस सालों से सिर्फ भाषणों में कर रही। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने की बातें ओवैसी ने वो कर दिखाया। जो दल खुद को मुसलमानों का ठेकेदार कहते थे, वही दल ओवैसी की जीत से सबसे ज्यादा परेशान हुए। फिर इसके बाद बारी आई महाराष्ट्र की, जहां के नगर निकाय चुनाव में एक इतिहास हादसा बन गया। नगर निकाय चुनावों में एआईएमआईएम ने इतिहास रच दिया। औरंगाबाद, जिसे संभाजी नगर कहते हैं, मालेगांव, नांदेड़, धुले, अमरावती, ये सिर्फ शहरों के नाम नहीं हैं, ये उन राजनीतिक दलों के लिए चेतावनी है जो ये सोचते थे कि ओवैसी हैदराबाद तक ही सीमित हैं। बीजेपी तो कहती थी ना कि ओवैसी का असर नहीं है, तो कांग्रेस कहती थी ओवैसी सेकुलर वोट तोड़ते हैं। लेकिन जनता ने कहा जो दिखता है वही बिकता है। ओवैसी का राजनीतिक इतिहास आपको बताता हूं, कैसे असदुद्दीन ओवैसी धीरे धीरे अपनी उस लाइन लेंथ पर चलते रहे। ओवैसी भी तो क्रिकेटर रहे हैं, उनको सही जगह पर, सही पिच पर गेंदबाजी करने का बड़ा अच्छा अनुभव है। थोड़ा समय लगा, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया। शोर नहीं मचाया, बल्कि उनकी पार्टी ने और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तथ्यों को आपको बताता हूं, भावनाओं से बाहर निकलिए। साल था 1994 का, वो पहली बार चार मीनार से विधायक बने। उसके बाद 2004 में वो हैदराबाद से लोकसभा के सांसद बने। 2009, 2014, 2019 और 2024 में लगातार वो जीते। एआईएमआईएम को क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय पहचान तक असदुद्दीन ओवैसी लेकर गए। ये कोई सोशल मीडिया के नेता नहीं थे, या किसी सोशल मीडिया के नेता का करियर नहीं था। ये 3 दशकों की जमीनी राजनीति थी। और जो नेता हर चुनाव में हारते हैं, वो ओवैसी को अप्रासंगिक कहते थे कि उसका कोई वजूद नहीं है। और उत्तर प्रदेश, यहां पर तो सवाल सबसे बड़ा है, सबसे अहम है कि क्या उत्तर प्रदेश में ओवैसी जो पिछले चुनावों में नहीं कर पाए, वो इस बार कुछ कर पाएंगे? हालांकि ओवैसी 2017 से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। 17, 22 और तमाम चुनाव के विधानसभा, लोकसभा, बाई इलेक्शन, तमाम चुनाव उन्होंने लड़े। सीटें नहीं मिली, लेकिन वोट मिला। और राजनीति में वोट का मतलब सिर्फ हार या जीत नहीं होता है, मतलब होता है संभावनाओं का। यूपी में मुस्लिम वोट 100% लेने का दावा करने वाले दल आज भी ये नहीं बता पाए कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के मंत्री, मुख्यमंत्री या नेतृत्व को क्यों नहीं दिया। और वही बात ओवैसी खुलकर मंचों से कहते हैं कि हिस्सेदारी चाहिए, खैरात नहीं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने चुनावी चुनौतियों को पेश किया और कैसे वो सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए एक असहज सा सवाल बन गए। ये बात समझने की है, जरा गौर से चीजों को
समझने की कोशिश कीजिएगा। यह बात आप तय मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी हार के बावजूद असरदार हैं। यह बात समझिए कि भावनाओं से हटकर नंबरों की बात जरूरी है, क्योंकि राजनीति में सबसे ज्यादा डर शब्दों से नहीं, डेटा से लगता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अगर मैं एआईएमआईएम के रिकॉर्ड को बताऊं तो 2017 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने लगभग 35 से 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। भले वो कोई सीट ना जीत पाए, कहीं पर भी विधायक नहीं बने, लेकिन कई सीटें ऐसी थी जहां से 10 से 15 हजार तक उनके प्रत्याशियों को वोट मिला। उनमें खासतौर से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी, अवध के क्षेत्र, तराई के मुस्लिम बहुल इलाके, बहराइच वगैरह, इन जगहों पर एआईएमआईएम के प्रत्याशियों ने परफॉर्मेंस दी। सवाल यह नहीं है कि सीट क्यों नहीं मिली, सवाल यह है कि बिना संगठन, बिना गठबंधन वोट कैसे मिला। फिर बात 2022 विधानसभा चुनाव की आई। एआईएमआईएम ने इस बार अपनी रणनीति बदली। इस बार 95 से 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। फोकस उनका वही टारगेट रहा, मुस्लिम बहुल सीटें, जिनमें पश्चिमी यूपी की तमाम सीटें थीं। इस बार रोहेलखंड में भी ओवैसी ने अपने हाथ आजमाए, तराई के इलाकों में भी अपने हाथ आजमाए और पूरब के भी कुछ हिस्सों में अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया। भले 2022 के भी विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कोई सीट न जीत पाई हो, लेकिन इस बार 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां पर उनके प्रत्याशी को 20 से 30 हजार तक वोट मिले। यह बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि कई जगहों पर तो चुनाव में एआईएमआईएम का वोट मार्जिन सपा बसपा की हार और बीजेपी की जीत से ज्यादा रहा। यानी ओवैसी ने सीट भले ना जीती हो, लेकिन मैच का स्कोर बदल दिया और यहीं से ओवैसी सवाल बन जाते हैं। सवाल उन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जो मुसलमानों पर अपना एकाधिकार रखते आए थे। उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां खुद को सामाजिक न्याय का ठेकेदार बताती रही हैं, फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां, इन सब के लिए ओवैसी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर, एक बड़ी असुविधाजनक सच्चाई बनकर सामने आए। अब कुछ सवाल आपसे पूछता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे ओवैसी मुसलमानों के लिए और पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, एक के लिए पसंदीदा और दूसरे के लिए चुनौती बने। अगर मुस्लिम वोट परंपरागत वोट बैंक उन पॉलिटिकल पार्टियों का रहा, तो ओवैसी को हजारों वोट कहां से मिल रहे हैं? पहला सवाल। सवाल नंबर 2, सामाजिक न्याय की राजनीति में यादव को कितना नेतृत्व मिला? जाटव को भी नेतृत्व मिला, लेकिन मुसलमान कहां रहा? वो तो सिर्फ वोटर बनकर रह गया। इस बात को आप कैसे देखते हैं? और ओवैसी साहब इसी सवाल को माइक पर नहीं बल्कि मतपेटियों में रख देते हैं। और तीसरा सवाल, अगर ओवैसी वोट कटवा हैं तो फिर बीजेपी को हराने में नाकाम रहने की जिम्मेदारी सिर्फ ओवैसी की कैसे हो सकती है? जो पार्टियां खुद को 400 सीटों में से 200 सीटों पर तीसरे नंबर पर देख रही हैं, वो ओवैसी को दोष कैसे दे सकती हैं, जिन्होंने 5 सीटों का नुकसान कर दिया? सामाजिक न्याय का यह नया संस्करण है ओवैसी की राजनीति, और पुरानी समाजवादी भाषा से यह बिल्कुल अलग है। ओवैसी खुलकर कहते हैं कि हम सिर्फ सुरक्षा नहीं चाहते, हम हिस्सेदारी भी चाहते हैं। हमारे बच्चे विधायक, मंत्री और अफसर बनेंगे या नहीं, यही बात है। और यही बात उन दलों को चुभती है जो सामाजिक न्याय को अब तक जाति तक सीमित रखते आए। महाराष्ट्र में भी कमोबेश मुसलमानों का वोट कांग्रेस को ही मिलता था। अगर मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं करता था, एनसीपी को करता था, शरद पवार को करता था। बिहार में जहां पर ओवैसी ने 5 विधायक जीते, मुसलमान कभी लालू का वोटर हुआ करता था, राजद के साथ हुआ करता था, जदयू के साथ मुसलमान था लेकिन उतनी तादाद में नहीं था। उत्तर प्रदेश में भी सपा, बसपा और कांग्रेस के ही साथ रहता था। लेकिन ओवैसी जो है वो हार कर जीतने वाली राजनीति कर रहे हैं। और जिस तरह महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में ओवैसी ने परफॉर्मेंस दी है, वो ये बताता है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ना जीत पाए हो, लेकिन यहां की बहस जरूर जीत चुके हैं। वो बहस
जो ये कहती है कि अगर आप मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक मानेंगे तो कोई और उन्हें नेतृत्व का सपना दिखाएगा और उसे पूरा कर जाएगा। और यही वजह है कि ओवैसी बीजेपी से ज्यादा सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए सवाल करते हैं। तो फिर यहां से यह सवाल बनता है कि क्या ओवैसी मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बन गए हैं? और इस सवाल से सबसे ज्यादा डर किसे लगता है? बीजेपी को नहीं, उसे तो फायदा दिखता है। वो तो चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए बोलें और ध्रुवीकरण हो। डर लगता है उन दलों को जो दशकों से मुस्लिम वोट पर राजनीति तो करते रहे लेकिन मुस्लिम नेतृत्व से हमेशा कतराते रहे। ओवैसी की राजनीति पसंद आए या ना आए, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि वो बोलते हैं, वो लड़ते हैं और वो जीत भी रहे हैं। ओवैसी को नजरअंदाज करना अब भूल होगी। अब ओवैसी कोई प्रयोग नहीं है, वो एक राजनीतिक फैक्टर है। बिहार ने सबक दिया, महाराष्ट्र ने मुहर लगाई और उत्तर प्रदेश अब इंतजार कर रहा है। सवाल यह नहीं कि ओवैसी यूपी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, सवाल यह है क्या बाकी दल मुस्लिम राजनीति को ओवैसी के बिना समझ भी पाएंगे? और इसी सवाल के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। आज इतना ही, नमस्कार।